नमस्कार। आइए सुनते हैं जानी मानी लेखिका मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी अम्मी। सावित्री के मुख पर एक विवश क्रोध का अपमान भाव उभर आया। उन्हें लगा कि वे धरती के छोर पर नितांत अकेली खड़ी हैं और चारों ओर मरुस्थल की रेत उड़ रही है। जब सुना था तो लगा सारा स्नायु मंडल झंझना उठा था। इस बुढ़ापे में वकील साहब दूसरी बीवी ला रहे हैं। उस औरत के चक्कर में मुझे धोखा दिया और अब उससे रिश्ता जोड़कर मेरी तबाही का सामान पैदा कर रहे हैं। 55-60 की उम्र पर पहुंची सावित्री के भीतर जैसे प्रचंड अधड़ चल रहा था। चित्त अशांत और उद्वेलित था। दिमाग में बहुत सी आवाजों का शोर गूंज रहा था। क्या वह इस स्थिति को स्वीकार कर ले? नहीं। स्वयं को सौत की दया पर छोड़ दे? नहीं। क्या समर्पण के सिवाय कोई रास्ता नहीं? फिर अंतरात्मा के अतल घर से आवाज आती, नहीं नहीं नहीं। नहीं तो क्या करे? जैसे समूचे अस्तित्व की मुक्ति इस प्रश्न के उत्तर में अटकी हो। वे किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही थी। भीतर कुछ नहीं ठहर पा रहा था। मंजिल नहीं, चिराग नहीं। क्या इसलिए अंधेरे से समझौता कर लिया जाए? क्या वे इतनी निरीह हैं कि परिस्थितियों द्वारा तिनके सी धकेली जा रही हैं? शिव रतन वकील, उनके पति, उनसे कभी आंखें फेर ली थी? उनको जोड़ने वाली सारी बातें खत्म हो गईं। इस जहाजनुमा कोठी में बात बात पर उनका अपमान होता था और उनके हर काम में खोट निकाला जाता था। जाने कैसा क्या था जो चुनौती भरे हट के साथ बाहर आ जाना चाहता था। पराजय पर पराजय हुई थी, लेकिन कुछ था जो उनकी ओजस्विता को बनाए हुए था। क्या करें, कहाँ जाएं? अपमान और अकेलेपन में वे बिस्तर पर पड़ी रहीं। अजीबो गरीब ख्याल दिमाग को मथते रहे। वर्षों पूर्व पिता ने आशीर्वाद दिया था, तुम उस कुल की संतान की जननी बनोगी, उन्हें उत्तम संस्कार देना। लेकिन वह न गर्भ धारण कर पाई, न प्रसव पीड़ा झेली, न संतान गोद में ली, न स्तनपान कराया। वह घाव फिर रिस कर बहने लगा। आज जवान बेटा होता तो क्या वकील साहब सौत लाने का साहस कर पाते? वे तो मान लेना चाहती थी कि सब समाप्त हो गया, पर मान लेने के बाद भी सब समाप्त नहीं हो जाता। बाकी कुछ रह जाता है। न जाने क्यों एक निराकार सी प्रतीक्षा बनी रही। गोसाई टोला में उनके नाम एक छोटा सा घर था। एक बार उसमें किराएदार भी बसाया था, पर तंग आकर खाली करवा दिया। तब से वह घर बंद पड़ा था। वह अपने इस पुश्तैनी मकान को कैसे भूल गईं? अंधेरे में सूर्योदय के पहले जिस प्रकार उषा की आभा आ जाती है, हृदय में उसी प्रकार एक उजाले का अनुभव हुआ। उन्होंने बिखरते साहस को सजोया और आंसू पोंछकर उठ खड़ी हुई। उन्हें यह अधिकार है कि अपना मार्ग स्वयं चुने। उन्हें वहां जाना होगा। इस विचार ने मन को हल्का कर दिया। मन द्वंद से मुक्त हो गया। एक साहसी स्थिरता मन में समाती चली गई। 2 सूटकेसों में अपना सामान रखा और घर के चारों ओर दृष्टि घुमाई। वहां रहना एकदम अनावश्यक लगा। सरना को साथ लेकर वे गाड़ी में बैठ गईं। उन्हें एक अदृश्य तार खींच ले जा रहा था। शाम ढलने लगी थी और बाजार बंद होने लगा था। अरसे बाद अपने इस घर में जा रही थीं। गली से हलवाई और पनवाड़ी की दुकानें गायब थीं। तमाम चेहरे नए लग रहे थे, लेकिन वह छोटी मजार अभी भी वहां मौजूद थी, जिसने यकीन दिलाया कि वे सही जगह आ गई हैं। घर पहुंचकर उन्होंने चेहरे पर छलक आए पसीने को रुमाल से इस तरह पोंछा, जैसे दिलो दिमाग से पुराने घर को मिटा रही हैं। अब उन्हें थोड़ी हिम्मत और सब्र चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने सरना के साथ मिलकर 2 घंटे के भीतर घर रहने लायक बना लिया। वे अव्यवस्था में व्यवस्था का आविष्कार करना चाहती थी। ड्राइवर और सरना को वापस भेजकर उन्होंने मुक्ति की सांस ली। लगा कि बहुत दिनों में पहली बार सांस ली हो। हवा ठंडी होने लगी। इस घर में आकर उन्होंने अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। हर आने वाले दिन के साथ वे स्थिर और संतुलित होने लगी। एक सुबह वे अपने बरामदे पर खड़ी थी। उनके पास एक सुंदर स्वस्थ युवक सा दिखने वाला आदमी आया। आकर बोला, मेरा नाम बहराम है, मैं किराए के घर की तलाश में हूँ। आपके यहाँ क्या जगह मिल सकेगी? इतना कहकर वह चुप हो गया और उसकी सरल पारदर्शी आंखों में आशा की चमक दिखाई देने लगी। सावित्री ने ज्यादा सोचा नहीं और हाँ कह दिया।
बहराम के जाने के बाद अनायास सावित्री के भीतर एक माँ ने करवट ली। इसकी माँ कितनी भाग्यशालिनी होगी। वहां शाम को बहराम अपनी बीवी नाहीद और बच्ची समन के साथ आ गया। नाहीद के सुघड़ सलोनी चेहरे पर सौम्य पवित्रता थी। उसके होठों के बीच एक मनोरम मुस्कान फूट रही थी। समन तो जितनी सुंदर थी उतना ही मीठा बोलती थी। सावित्री के भीतर उनके लिए एक अपनत्व की अनुभूति होने लगी। उनका घर गुलजार हो गया। बहराम समय से अपना दफ्तर जाता और समन स्कूल। नाहिद घर का सारा काम संभालती। नाहिद, बहराम और समन उनसे ऐसा व्यवहार करते जैसे वे उनकी अत्यंत आत्मीय हो और उनसे बहुत पुरानी पहचान हो। एक दिन नाहिद ने उनसे कहा, ये कहते हैं कि आप बिल्कुल उनकी अम्मी जैसी लगती हैं, तभी तो आपको अम्मी कहते हैं। ये बताते हैं कि इनकी अम्मी बड़ी जिगर वाली औरत थी। उनके सामने अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता था। शाम को डूबते सूरज की लाली आकाश में ठहर गई थी और उनसे लाल लाल किरणें झर रही थी। हाथ में लूडो लिए समन ने पूछा, दादी मेरे साथ लूडो खेलोगी? हाँ हाँ जरूर। वे समन के साथ लूडो खेलने लगी। नाहिद उनके लिए चाय बनाकर ले आई। अम्मी आप मेरे हाथ की चाय पियेंगी? सावित्री ने कहा। बहू, मेरे पिता स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में कई बार जेल गए थे। हमने कभी छुआछूत जाना ही नहीं। हम तो बचपन में अपनी मुसलमान सहेलियों के साथ आजादी का तराना गाते थे। नाहिद एक शिशु की तरह धीरे से हंस दी। अम्मी अम्मी, बाहर से बहराम की आवाज आई। मैं यहाँ हूँ राम, सावित्री ने कहा। उनका राम उनके लिए दशहरी आम लेकर आया था। ये खास आपके लिए लेकर आया हूँ अम्मी। सावित्री के भीतर ही भीतर अम्मी का संबोधन गूंजता चला गया। एक नया अनुभव हुआ, जैसे आत्मा के अंतरात्मा का वह अंधेरा कमरा एकदम आलोकित हो उठा। वात्सल्य का एक नन्हा सा कण समस्त केंद्र को आंदोलित कर गया। यही है वह जिसकी खोज में उनके प्राण अनादिकाल से भटक रहे थे। उन्होंने सुना था प्राणी की प्रत्येक कामना महामाया जान लेती है और जन्म जन्मांतरों में पूरा करती हैं। उनकी कामना पूरी हो जाएगी, वह भी इसी जन्म में। हे अष्टभुजा, मैंने सोचा ही न था। संध्या आरती के समय समन उनके पास भागा आता। वे ममत्व की अटल गहराई में डूब जाती। समन कहती, दादी तुम कितनी अच्छी हो। इससे बढ़कर दुनिया में दूसरी कोई उपलब्धि नहीं। वे समन को सीने से ऐसे चिपका लेती जैसे मरने वाले को जीने का बहाना मिल गया हो। सावित्री अपना खाना बनाने बैठती तो लगता चूल्हे के साथ वे भी जल रही है। उन्हें देखकर नाहिद ने कहा, अम्मी आपका खाना मैं बना दूंगी, हम तीनों का काम ही कितना होता है। अम्मी अम्मी के मधुर स्वर से सारा घर महक उठा था। सावित्री समन के साथ लूडो खेल रही थी। उसी समय वकील साहब आए। उन्हें देखते ही सावित्री को लगा जैसे अब रिश्तों और भावनाओं का कहीं कोई अवशेष नहीं। उनके बीच किसी भी प्रकार के विचारों या संवेदनाओं का विनिमय संभव नहीं। वकील साहब ने सख्त स्वर में कहा, मैं तुमको लेने आया हूँ। उन्हें उस दिन की मानसिक यंत्रणा के एक एक क्षण याद थे। वहां मेरा कौन बैठा है? यह मेरा घर है। और समन को देखकर बोली, इससे मेरा मन लगता रहता है, मैं यहीं ठीक हूँ। क्या इस तरह दूसरे धर्म के लोगों के साथ रहना ठीक है? ये नेक है, मेरी इज्जत करते हैं। तब क्यों धर्म की बात उठाकर झमेला करूं? सुना है वह तुमको अम्मी कहता है। हाँ, बनाने से कभी कभी बेटा भी बन जाता है। और जो ना बनाए उनका तो अपना भी पराया हो जाता है। जिसे बेटा कह रही हो उसकी नजर तुम्हारे घर पर है। आप वकील हैं, आपकी जिंदगी कत्ल कब्जा बेदखली जैसे चीजों में बीती है। मगर यहाँ जो है एकदम दूसरा है। सावित्री ने फैसले के स्वर में कहा, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। वकील साहब लौट गए। दिन बीत रहे थे। जिंदगी में मिठास आ गई थी। एक दिन सावित्री कैंची सुई धागा लेकर चटाई डालकर बैठी थी। समन के लिए गुड़िया बना रही थी। स्कूल से आते ही समन ने पूछा, दादी गुड़िया बन गई? जा कपड़े बदल कुछ खा। अब की आएगी तो गुड़िया सिली सिलाई मिलेगी। गुड़िया के पैरों की खोलियां सीते ही जैसे हाथ कांपने लगे और आंखों के आगे सितारे टूट टूट कर झरने लगे। उनकी आंखें पहले से कमजोर थीं। भारी शरीर देखने भर का था। उनकी सांस चलते फिरते फूल जाती थी। गुड़िया पूरी होते ही सुई धागा हाथ से छूट गया और वे वहीं चटाई पर लेट गईं।
नाहिद भागी आई। अम्मी, आपसे नहीं होता तो क्यों करती हैं? समन, तू भी बड़ी जिद्दी हो गई है। अरे इस बच्ची को न डांटो, तुम तो मुझे मिट्टी का माधव बना दोगी। अरे कामकाज नहीं करूंगी तो देह पटक नहीं जाएगी। बहराम ऑफिस से लौटा तो सावित्री के लिए ऊनी मोजे लेकर आया। आपके लिए लाया हूं अम्मी। अब यहाँ सर्दी बढ़ेगी, इससे आपके पैर ठंडे नहीं होंगे। उनकी आंखें आनंद के अश्रु बिंदुओं से झिलमिला उठीं। इसके बाद सावित्री को बुखार आ गया, साथ में खांसी भी। दिनों दिन बुखार और खांसी बढ़ने लगे और खाना छूटने लगा। बहराम शहर के डॉक्टरों से इलाज कराता रहा। नाहिद समय से दवा देती रही। वे दोनों दिन रात सेवा में लगे रहते। सावित्री सोचती, इतना प्यार तो सगा बेटा भी नहीं दे सकता। नाहिद को घबराया देख वे कहती, तुम बेकार परेशान हो। मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ी कमजोरी है, ठीक हो जाऊंगी। उनमें जीने की ख्वाहिश जाग गई थी। वे पड़ी पड़ी गुनगुनाती, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। पर डॉक्टर के बार बार दवा बदलने पर भी उन्हें आराम नहीं मिल रहा था। इन दिनों मोहल्ले में बस एक ही बात दबी जुबान से चल रही थी कि बहराम सावित्री देवी का सेवा टहल कर घर अपने नाम करवा लेगा। लेकिन बहराम और नाहिद इस चर्चा से बिल्कुल बेखबर थे। नाहिद अपनी अम्मी के पूजा स्थान पर रोज अगरबत्ती जला देती। इस एक साल में वे इनके कितने करीब आ गए थे। धर्म इंसान को भले ही बांट दे, लेकिन मन के भाव, उनमें तो मानवीय स्फुरण होता है। आधी से ज्यादा रात बीत गई थी। घर में सभी सो रहे थे, पर सावित्री की आंखों में नींद न थी। वे जैसे मौत को आते हुए देख रही थी। वे किसी तरह अपने बिस्तर से उठी, अपना चश्मा लगाया और अपने बक्से तक गई। इसी में उनकी सारी पूंजी थी। बक्से में से कलम और पैड निकाला, बड़ी मुश्किल से कुछ लिखा और वापस वहीं रख दिया। उठी तो टांगे थरथराने लगी। भीतर वायु का गोला चक्कर खाने लगा। आंखों के सामने एकाएक सारा कुछ काले काले धब्बे में समाने लगा। अपने को संभालने की नाकाम कोशिश में वह जोर से राम राम पुकारने लगी, मगर आवाज गले में फंसी रही। नाहिद की नींद खुल गई। उसने बहराम को जगाया। दोनों अम्मी के पास आए। सावित्री डूब रही थी, पर चक्करों के गुंजलक में उनका दिमाग अब भी सजग था। नाहिद का जी धक धक करने लगा। सावित्री ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, भगवान तुम सबको सुखी रखें। अपना कांपता हुआ हाथ राम के हाथ पर रखकर मुस्कुराई। यही उनकी अंतिम मुस्कान थी। उनकी गर्दन निढाल हो गई। काया का पिंजरा सोना हो गया। बहराम बिल्कुल खामोश हो गया। दुख के बयान के सामने अल्फाज और जबान घुटने टेक देते हैं। नाहिद फपक फपक कर रोने लगी। विलाप का कोहरा मच गया। आस पड़ोस के लोग आने लगे। जैसे जैसे घर में भीड़ बढ़ती गई, वे अकेले पड़ते गए। उनके आंतरिक दुख से किसी को वास्ता न था। वकील साहब के आने के बाद अंत्येष्टि हुई। दूसरे दिन न समन स्कूल गई, न बहराम दफ्तर गया। वह मस्जिद चला गया। सावित्री की चप्पलें और एक दो साड़ियां इधर उधर पड़ी थीं। नाहिद ने साड़ी उठाकर सीने से लगा ली। उसमें से अम्मी की गंध आ रही थी। बाहर से वकील साहब आए। उनके साथ उनके अपने कुछ आदमी और मोहल्ले के दो चार लोग थे। उनके चेहरे पर क्रोध की छाया थी, और वह इस भाव को छिपाने की जरा भी जरूरत नहीं समझ रहे थे। नाहिद की कनपटियों पर बेतरह दबाव पड़ने लगा। आते ही वकील साहब ने सबके सामने बीवी का बक्सा खोला। ऊपर ही पैड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं अपना घर अपने बेटे बहराम और बहू नाहिद के नाम लिख रही हूँ। यही दोनों मेरी सारी निजी संपत्ति के हकदार भी होंगे। सावित्री देवी। कागज पर घर का रजिस्ट्री नंबर, तारीख वगैरह सब लिखा हुआ था। पढ़ते ही वकील साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। वे बोले, मुझे तो पहले ही शक था। समूचे वातावरण में जहर फैल गया। बहराम मस्जिद से लौटा। उसकी आंखों में पीड़ा की एक गहरी श्याम रेखा थी। आते ही वकील साहब ने उसे वसीयत का वह कागज पकड़ा दिया। वह पढ़कर हक्का बक्का रह गया। लोग कहने लगे, उस भोली औरत को फुसलाकर घर अपने नाम करवा लिया ना। बड़ी खोटी नियत निकली भाई। अरे सोचता होगा कि बुढ़िया मरे कि घर और धन हाथ लगे। ये बातें बहराम को भेद कर मर्म में इस तरह चुभ रही थी कि वह अपमान से लाल हो उठा। उनकी मोहब्बत ऐसे खाते में दर्ज हो रही है। लोगों की आंखें उसे छील रही थी। अपने को जब्त करना उसके लिए कठिन हो गया। उसने कहा, अभी मैं मस्जिद से कुरान पढ़कर आ रहा हूँ। खुदा गवाह है, मुझे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। अगर होती तो मैं अम्मी को हरगिज ऐसा नहीं करने देता। यह सच है। बहराम की आवाज कहीं बहुत भीतर से आती जान पड़ी। आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो
उसने हाथ में पकड़े कागज को टुकड़े टुकड़े कर कहा, ये लीजिए। सब अवाक बहराम का मुंह देखते रहे। वह कमरे से चला गया। फसाद की झाग सतह पर बैठ गई। बहराम को लेकर लोगों के मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब मिल गए। बहराम अंदर आकर नाहिद से बोला, जल्दी सामान बांधो, मैं एक घर देख कर आया हूँ। नाहिद सामान समेटने लगी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। समन अपनी गुड़िया सीने से चिपकाए खड़ी थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अभी आप सुन रहे थे बेहद खूबसूरत कहानी जो मृदुला बिहारी जी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों सच ही है, रिश्ते जरूरी नहीं कि हमेशा खून से ही बने। रिश्ते दिल से बनते हैं। कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये भी अपने लगने लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।